Hello everyone, कुलदीप सिंह दिस साइड। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको बता दूं कि यह चैनल आपको हमेशा एजुकेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेगा। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको बता दूं कि यह चैनल आपको हमेशा एजुकेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेगा और इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से किसी भी टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समराइज मैं करूँगा। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम जैसे पटवारी, जेल प्रहरी, शिक्षक, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, रेलवे, एसएससी, नीट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समराइज करूँगा ही, लेकिन आप एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखने की कोशिश करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकें और उसको आप रिकॉल कर सकें। ठीक है, उसको रिकॉल करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर सकें। वीडियो को देखने से पहले कुछ टर्म और कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस आते हैं उन सभी के लिए ये कंडीशंस हैं। इन वीडियोस को आप लेटकर या खाना खाते समय ना देखें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने को एक साइड रख दो, वीडियो खत्म करने के बाद आप खाना खा सकते हैं। वीडियो देखते समय आप एक डायरी पेन अपने पास रखें और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, जिससे आप वीडियो रिकॉल कर सकें। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अगर थोड़ा कुछ भी आपको वीडियो में समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके पूरी कमेंट पढ़ के उन्हें समराइज और क्लैरिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है, और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर भी करूँगा। वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड होगा और आप इजी तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी करने के बाद आप देखो, मैं आज एक इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। अच्छा बायोलॉजी का टीचर वो नहीं होता जो अपनी इज्जत को ध्यान में रखकर बायोलॉजी को टीच करे, जबकि अच्छा बायोलॉजी का टीचर वो होता है जो अपनी इज्जत को क्लासरूम के बाहर टांग कर आए और अपनी क्लासेस स्टार्ट करे और क्लासेस की में एंट्री करे और अच्छा स्टडी कराए। ठीक है, और अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो बेशर्म होकर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को टीचर के सामने रखे और उसे क्लियर करे। तो आप अपने डाउट्स अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देकर
अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं सभी डाउट्सों का रिप्लाई दूंगा और अच्छे से अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। जो सभी सरकारी एग्जाम, सभी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम और सभी एग्जामों के मद्देनजर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मोस्टली मैं बायोलॉजी पे वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कुछ और अदर्स वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो सभी स्टडी रिलेटेड ही रहेंगे वो वीडियो। और स्टडी मटेरियल के पर्पज से मैं ये चैनल ही स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, आप सभी अच्छे से अच्छा करियर हासिल करें, अच्छे से अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं, इसीलिए ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगता है तो हम डिस्कस आगे करते चलेंगे। और आपको वीडियो स्टार्ट कुछ ही देर में होने वाला है। ठीक है, तो नाउ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उन 3 पार्टों में हमने बताया है कि ह्यूमन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैसी होती है। 3 पार्टों में अलग अलग। फर्स्ट पार्ट में हमने ह्यूमन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम सेकंड पार्ट में उसे टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का होगा या इस यूनिट का होगा, वो है सिस्टम्स और उसके पार्ट, जो कि हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे, जो कि थोड़ा हो सकता है बड़ा भी हो जाए, लेकिन आपको समझ में पूरा आए। और इतनी में गारंटी है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो धीरे धीरे इतनी में गारंटी लेता हूँ कोई आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट में कि आप वीडियो को पेन और डायरी के साथ ही देखें और शॉर्ट नोट्स बनाएं और 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, नाउ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नाउ हमारा चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आसानी हो और वीडियो के 2 से 3 बार देखने के बाद आप वीडियो के साथ देखने में देखिए। मेरा नाम है कुलदीप सिंह दांगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर, जिसका हम पार्ट 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। देन हम पार्ट 2 और पार्ट 3 आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड करेंगे, तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टार्ट देखिए, मैं एक आपको फोटो शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी, सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम डिस्कस करें तो एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होते हैं। तो हम इसे, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर्स। तो देखिए, इसका मतलब है, इसका हम सिंप्लीफिकेशन करके एक डेफिनेशन दे सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन द बॉडी सिस्टम। फिर से मैं दोहराता हूँ, एनाटॉमी it is the study of structure, it is the study of structure of the body and the physical relationship involved between the body system। तो जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है उसके
कार्यात्मक और उसके भौतिक संबंधों का अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाता है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम का कार्यात्मक और स्ट्रक्चरल कार्यात्मक और फिजिकल रिलेशनशिप मतलब भौतिक संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा एनाटॉमी कहलाता है। सेकंड हम आते हैं फिजियोलॉजी पर। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम। देखिए पहले हम बता देते हैं, फिजियोलॉजी इज अ साइंस दैट deals with the study of function of the body. It include the study of function of various organ system. ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं करता हूँ। फिजियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क एंड द बेस इन विच देयर इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेशन मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्क्रीन बंद हो गई, मैं स्क्रीन फिर से आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, फिजियोलॉजी स्क्रीन शेयर फिर से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिजियोलॉजी is a science that deals with the study function of the body. It include study of function various organ system. फिजियोलॉजी जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की एक साइंस की शाखा होती है, मतलब एक विज्ञान की शाखा होती है फिजियोलॉजी, जो डील्स करती है किसी भी फंक्शन, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन, किसी भी बॉडी के ऑर्गन फंक्शन, स्टडी फंक्शन, जो स्टडी करते हैं वेरियस ऑर्गन। ठीक है, मतलब है कि किसी भी कोई ह्यूमन बॉडी है उसमें कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का, उसके फंक्शन का स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी भी सिस्टम का अध्ययन करना या किसी भी इंडिविजुअल पार्ट जैसे हार्ट, किडनी, आइस, कोई भी फंक्शन का अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, फिजियोलॉजी देन हम आपको बताएंगे कि मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर दें, मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, नाउ हम अब डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक सेल। सेल क्या होती है, सेल के बारे में हम इसके फंक्शन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, Cell is the smallest structural and function unit of life. Cell is the smallest structural function unit of life. ठीक है, सेल को हम हिंदी में कोशिका भी कहते हैं, जिसे आप सभी जानते हैं कि हिंदी में इसे कोशिका कहा जाता है। सेल सबसे छोटी इकाई होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, Cell is the smallest structural and function unit of life. तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, सेल इंक्लूड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome. They suspended in the water fluid called cytoplasm. सेल जो होती है सेल के कई पार्ट होते हैं जो उसमें फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गोल्गी बॉडी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और वेरियस पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सेल जो होती है उसमें कई फंक्शन प्रोवाइड करती है। सेल कई लेवल पे बनी होती है, सेल टिश्यू लेवल। ठीक है,
अब मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर फ्रॉम टिश्यू, मैनी टिश्यू ग्रुप, मतलब ये है कि मैनी सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है, ठीक है। मैनी टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनता है, मैनी ऑर्गन बनकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। मतलब यह है कि कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनता है, कई ऊतक मिलकर एक अंग बनता है, कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्रों को मिलाकर एक ह्यूमन मतलब एक जीव बनता है, ठीक है। इसे हम मानव भी कह सकते हैं। सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो ऊतक होते हैं, सेल के जो ऊतक होते हैं, वो कई अलग अलग ऊतक अलग अलग फंक्शन मतलब अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप जेली लाइक द प्रोटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोप से अगर सेल को देखे जाए तो उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और भी पार्ट जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये सब पाए जाते हैं। तो सेल प्रिजर्वेशन रिप्रोडक्शन, द सेल मेड अप टू मेजर पार्ट्स। कई सेल दो पार्टों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड होती है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फर्स्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड होती है प्रोटोप्लाज्म। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। या तो हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए, इट इज द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल which 0.1 micron in thickness. It can seen only under the electron microscope. It is formed of 40% lipid and 60% protein. It is slightly permeable to certain substance. It has ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। मतलब यही है कि सेल जो होती है, ठीक है, सेल हमारी जो होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट इज द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, मतलब ये बाहरी परत होती है किसी भी सेल की, ठीक है। यह किसी भी सेल की बाहरी परत होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज कवरिंग ऑफ द सेल, यह पूरी सेल या किसी भी कोशिकाओं को बाहर से कवर करती है, मतलब उसको ढकती है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है मतलब इसकी जो मोटाई होती है वो 0.1 माइक्रोन होती है। इट कैन सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन। देखिए इम्पोर्टेंट बात है इसमें, आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11th 12th और नीट की प्रिपरेशन के तहत ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है इसमें चैप्टर से। और इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन नीट या नीट 11th 12th के ऑब्जेक्टिव टाइप और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन। मतलब ये है सेल मेम्ब्रेन में के अंदर 40% लिपिड होता है और 60 मतलब 40% लिपिड होता है और 60% प्रोटीन होता है, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है। It is slightly permeable to certain substance has osmotic property। मतलब इसमें इसका मतलब ये होता है यह स्लाइटली परमिएबल होती है, मतलब इसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आ सकता है, ठीक है। इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जा सकता है जिससे कि यह
मतलब इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के गुण पाए जाते हैं। अब सेकंड आता है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने के लिए हम फिर से आपको फोटो शेयर करते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, इट इज प्रेजेंट विद द सेल मेम्ब्रेन. This contain the cell organelles like nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, centrosome, microsomes and ribosome. प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जिसको हम दो नामों से जानते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट विथ द सेल मेम्ब्रेन, यह सेल मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। इसके कई पार्ट्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो आप देख सकते हैं हमारे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। डायग्राम में शेयर कर रहा हूँ और ये लीजिए, देखिए इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसमें एटीपी भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, गोल्गी अपरेटस भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, माइक्रोसोम और राइबोसोम भी पाया जाता है, जिसका हम इंडिविजुअल हर एक पार्ट का डिस्कस अभी इसी पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज के लिए हम आपको शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट पेज की बढ़ने की ओर अगर आपके कोई भी डाउट्स इस पेज में रहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मैं आपको दे दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी में दे दूंगा आपको, तो आप वहां पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन डाउट्स पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है। मैं हर उसका आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो नाउ हम सेकंड अपना फोटो या सेकंड आपको डिस्कस करते हैं। तो उसमें आता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट द सेल, मतलब ये है कि सेल में पाए जाने वाले पार्ट, जो सेल में पाए जाते हैं वेरियस पार्ट, उसके के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। सेल में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है न्यूक्लियस, जिससे सेल वर्क करती है, सेल का हम इसे हृदय भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जिसे हम सेल का हृदय भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट structure present almost at the center of cell. It is more or less spherical in shape. It is bounded nuclear membrane. The nucleus content. Nucleus जो होता है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें लार्जेस्ट स्ट्रक्चर वो सेंटर में पाया जाता है। ये पूरी मतलब सेल का जो बीच का पार्ट होता है या कोशिका का जो बीच का पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। इट इज मोर लेस स्फेरिकल इन शेप, यह स्फेरिकल यानी कम होता है गोल शेप में, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गोल सा शेप का होता है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह कोशिका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी मेम्ब्रेन खुद रहता है, मतलब अपनी मेम्ब्रेन में कवर रहता है, अपनी झिल्ली से कवर रहता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इट इज हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, इट इज हाईली क्वाइल्ड, इट इज हाईली क्वाइल्ड फिलामेंटर। देखो हम आपको फिर से फोटो शेयर करते हैं, बार बार ये नेट का इश्यू हो रहा है इसलिए हम बैक हो जाते हैं, ठीक है।
It is highly coiled filamentous structure present in the nucleus. It has no membrane surround it. It contains numerous granules. It contains numerous granules. ठीक है. It contains numerous granules. देखिए फिर से हम आपको फोटो शेयर करने जा रहे हैं. It is highly coiled filament structure present in the nucleus. It has no membrane surround. It contains numerous granules. Nucleus its site ribosome RNA ribosome nucleus. मतलब ये होता है कि यह राइबोसोमल RNA से बना होता है. Chromatin. There are fibrous threads present in the nucleus. They are composed of DNA and protein. The chromatin threads chromosome. The number of chromosome content for particular signs of organs. In men, there are 23 pairs of chromosomes, 43 chromosomes. इसका मतलब यही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए भी कहते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीएनए का क्वेश्चन एक जरूर आता है. ठीक है. डीएनए जिसे हम कहते हैं उससे क्रोमेटिन बना होता है. यह 23 पेयर में पाया जाता है. मतलब अपनी 23 पेयर में यह पाया जाता है. मतलब 46 ये होते हैं. ठीक है. फिर आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पर. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल में सेल के भीतर ही पाया जाता है. इसको हम हिंदी में भी शायद माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं. ठीक है. हिंदी में ही शायद इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. They occurs of cytoplasm at variable number, few hundreds of few माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी भी पाए जाते हैं. ठीक है. It contains cellular ATP through aerobic respiration. Mitochondria consist outer mitochondria membrane and inner mitochondria with small fluid-filled space counter membrane. It is smooth and inner membrane contains series of fluid called सृष्टिस. ठीक है. तो हम सीरियस वर्ल्ड कॉल्ड सृष्टि. तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के भीतर पाया जाता है. ठीक है. सेल के भीतर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें एटीपी पाए जाते हैं जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, जो ऊर्जा के लिए सेल को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं. ठीक है. इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है. ठीक है. सेलुलर ऑक्सीडाइजेशन होता है. इसमें फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है. इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है. इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है. इसमें कई एंजाइम इम्पोर्टेंट रोल भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फीचर होता है जो अपनी सेल के ही अंदर पाया जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने के लिए, it is most extensive cell organelles present in the cytoplasm. It consists to membrane which separate by the space. Endoplasmic reticulum is two type. There are ग्रैनुलर रफ सरफेस और इरेंगुलर. इन दोनों टाइप्स का इतना कोई महत्व नहीं है, तो इसके लिए हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही डिस्कस करेंगे. एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन. मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका ये नेटवर्क प्रोवाइड, या कोशिका भित्ति जो होती है उसका नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, या इसे हम नेटवर्कर भी कह सकते हैं,
that interconnected strands in the tubules। ठीक है, यह इंटरकनेक्टेड मतलब कनेक्ट होता है ट्यूब्यूल्स से, यह कनेक्ट होता है ट्यूब्यूल्स से जो कि हमारी कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, कोशिका में के ट्यूब्यूल्स से यह कनेक्ट होता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल। इसके जो फंक्शन होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कई बुक्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपको 5-6 बुकों को मर्ज करके आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, इसके जो फंक्शन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इट सिंथेसिस फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड, यह सिंथेसिस करता है फैटी एसिड्स का और स्टेरॉइड्स का, जो हमारे शरीर को शरीर के फंक्शन में बहुत मददगार होते हैं। ठीक है, इट डिटॉक्सिफाइड ड्रग एंड हार्मफुल केमिकल। ठीक है, जो हमारे शरीर में हार्मफुल केमिकल या हमारी सेल में या हमारे शरीर में जो हार्मफुल केमिकल होते हैं, जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, उन्हें अलग कर देता है। स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस। ठीक है, जो हमारे ऊपर हमारे शरीर में कैल्शियम आयन होते हैं या उन्हों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ना हम अब बात करते हैं आपको आगे बढ़ते हुए गोल्जी अपरेटस की। ठीक है, गोल्जी जो अपरेटस होता है, इट इज अ कप शेप्ड। ठीक है, इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ हम आपको शेयर कर देते हैं फोटो। इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर और कप शेप स्ट्रक्चर गोल्जी अपरेटस। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, जिससे आपको ये बार बार कैमरा बंद हो जाता है, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाती है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड कंटेन वेसिकल्स। इट situated between the nucleus and apex of the cell. It is concerned with concentration of protein prior of their secretion. The Golgi bodies are double membrane organelles. There are three types of Golgi bodies, namely cysternine vessels and vacuoles। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं गोल्जी अपरेटस को। देखिए, इंग्लिश वालों के लिए भी बुक की हालांकि ये जो लैंग्वेज आई थिंक समझ में नहीं आए धीरे धीरे, लेकिन पूरी समझ में आने लगेगी, ये मेरी गारंटी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड भी कर देता हूँ साथ साथ में दोनों लैंग्वेजेस में, इसीलिए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में थोड़ा टाइम कंज्यूम जरूर होगा, लेकिन आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सिंप्लीफाई करता जाता हूँ। ठीक है, जो इट इज कंसिस्ट 223 स्टिक मतलब इसमें 223 स्टिक पाई जाती हैं। दैट आर स्मॉल फ्लैट मेम्ब्रेन, यह छोटी मेम्ब्रेन होती है, चपटी मेम्ब्रेन होती है। बेलिंग बैंड, इसके जो फंक्शन होते हैं गोल्जी अपरेटस के, अब हम फंक्शन की बात करते हैं। इट फॉर्म सेक्रेटरी वेसल्स दैट डिस्चार्ज प्रोसेस्ड प्रोटीन। ठीक है, इट फॉर्म सेक्रेटरी वेसल्स एंड डिस्चार्ज प्रोसेस्ड प्रोटीन। जो डिस्चार्ज प्रोटीन होता है उसकी सेक्रेटरी वेसल में इसका एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, function, it form transport vesicle that carry molecule to other organelles। यह जो गोल्जी अपरेटस होता है वो स्थानांतरण करता है वेसल्स को, जिससे वह वेसल्स को ट्रांसफर करके मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को लेता है अदर ऑर्गेनेल्स से, मतलब अदर ऑर्गेनेल्स अदर अंगों से। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं लाइसोसोम।
ठीक है। लाइसोसोम जो हमारा होता है, लाइसोसोम जो हमारा होता है वो होता है देयर आर स्मॉल, ठीक है, आप सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देयर आर स्मॉल spherical oval bodies surrounded by the single membrane. They are in number and contain various hydrolytes, enzyme. The lysosome broken bacteria envelop the cell and damage intracellular organelles are also broken down and digested by the lysosome. Therefore, lysosome are also called a suicide bags of the cell. अब सिंप्लीफिकेशन मैं कर देता हूँ. इट इज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड वेसल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. दे आर फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ठीक है, जो लाइसोसोम होता है उसकी मेम्ब्रेन क्लोज्ड वेसिकल्स होती हैं, इसमें कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है. ठीक है, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाया जाता है. दे फॉर्म गोल्जी बॉडी. यह गोल्जी बॉडी का भी फॉर्मेशन करता है. कंटेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है. इसके हम फंक्शन डिस्कस करते हैं. दे डाइजेस्ट substance that enter into cell by endocytosis. इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो डाइजेस्ट करता है एंडोसाइटोसिस से. दे कैन कैरी आउट एंटोलाइसिस, इसमें कैरी आउट या है कैरी करता है एंटोलाइसिस के. ठीक है, देन हम लाइसोसोम के बाद डिस्कस करते हैं सेंट्रोसोम. इट इज अ स्मॉल रोड शेप बॉडी फाउंड नियर न्यूक्लियस. ठीक है, it is a it is there are it is a small road shape. It is a small road shape. It is a small road shape. The body found near nucleus. It play important role during cell division and centrosome surrounded radiator third-like structure. It contains two centrioles. जो सेंट्रीसोम होता है वो रोड शेप स्ट्रक्चर में पाया जाता है बॉडी के. ठीक है, फाउंड नियर द न्यूक्लियस, इसके पास में न्यूक्लियस होता है. प्ले इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन, जब कोशिका विभेदन होता है तो इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, यह इम्पोर्टेंट कार्य करता है. सेंट्रोसोम सराउंडेड बाय रेडिएशन थर्ड लाइक स्ट्रक्चर. इट कंटेन टू सेंट्रीसोम. जब कोशिका भित्ति का डिवाइडेशन होता है, ठीक है, जब कोशिका का डिवाइडेशन होता है तो यह दो पार्टों में टूट जाता है जिसे हम सेंट्रीसोम कहते हैं. और यह कोशिका के फॉर्मेशन में या कोशिका के डिवाइडेशन में मददगार होता है. माइक्रोसोम नेक्स्ट हमारा है माइक्रोसोम. ठीक है, माइक्रोसोम को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमारा माइक्रोसोम जो होता है, ठीक है, जो हमारा माइक्रोसोम होता है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सिक लाइक बॉडीज प्रेजेंट द साइटोप्लाज्म. माइक्रोसोम originate from endoplasmic reticulum. They can separate by centrifuging tissue homogeneity at very high speed. Microsome contain ribosome and granular matrix. Ribosome are concerned with protein synthesis. Granules matrix contain two enzymes oxidase cytoplasm product into water. जो हमारा माइक्रोसोम होता है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यह बहुत छोटा होता है. सेक लाइक बॉडीज होती है, इसमें 10,000 आरपीएम हाई स्पीड के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. ठीक है, इससे ज्यादा डिस्कस करने की आई थिंक मुझे लगता है जरूरत नहीं. फंक्शन ऑफ द सेल, अब हम सेल के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, अब हम इसे सेल के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो माइक्रोसोम होता है, ठीक है, जो माइक्रोसोम होता है माइक्रोसोम का हम फंक्शन के बारे में तो बात कर ही चुके हैं. ठीक है, तो अब हम सेल के बारे में बात करते हैं. हमारी जो सेल होती है, ठीक है, हमारी जो सेल होती है
उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके सेल का हम सेल को डिस्कस कर चुके हैं, सेल के पार्ट्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें सेल के फंक्शन भी डिस्कस करना है। इसके लिए हम आपको सिंपली फंक्शन को डिस्कस करते हुए आपको सिंप्लीफिकेशन। अब जो सेल के फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन आता है इंजेक्शन एंड असिमिलेशन। द सेल ingest chemical substance like amino acid from intracellular and interstitial fluid. These substances are used to lead up complicated substance like protein। जो इंजेक्शन होता है, इंगेशन होता है एंड असेमिलेशन होता है, वो केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड और इंटरसेलुलर इंटरस्टाइशियल फ्लूइड पाया जाता है। ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, जो हमारी सेल की ग्रोथ एंड रिपेयर होती है। द ingested and assimilated material are used synthesis new protoplasm. This leads increase in size and growth of the cell form and part of the cell also replaced by the process। ठीक है, जो ग्रोथ हमारी सेल की ग्रोथ होती है उसमें यूज्ड होता है प्रोटोप्लाज्म। दिस लीड्स इंक्रीज साइज ऑफ द ग्रोथ, यह किसी भी सेल की साइज बढ़ाने में मददगार होता है। और बाउंड पार्ट ऑफ रिप्लेस्ड ऑफ द प्रोसेस, जो हमारे सेल के डैमेज्ड पार्ट होते हैं या खराब पार्ट होते हैं उन्हें रिप्लेस भी करता है। मेटाबॉलिज्म, दिस इन्वॉल्व टू प्रोसेस, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होती है, इन दिस प्रोसेस इन ingested assimilated food material is used to growth and repair। जो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जो एनाबॉलिज्म होती है, इस फूड मटेरियल यूज्ड ग्रोथ एंड रिपेयर, जो सेल में हमारे खाना, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं फूड मटेरियल, जो पाया जाता है उसको ग्रोथ करने में मदद करता है, सेल की ग्रोथ करने में मदद करता है। कैटाबॉलिज्म, इन द प्रोसेस ऑफ फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। जो कैटाबॉलिज्म होता है वो किसी भी फूड या खाने को तोड़ने, अलग अलग डिवाइड करने में मदद करता है, और इसे हम ब्रोक डाउन इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि रिलीज एनर्जी मतलब ऊर्जा को रूपांतरण करता है। ग्रोथ और रिपेयर मतलब सेल की ग्रोथ में, और रिपेयर मतलब सेल को बढ़ाने में और उसको रिपेयर करने में। Respiration, this involve transport of oxygen from lungs through blood of the tissue and removal of waste product like carbon 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 dioxide। This is essential for the several and function of the cell। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जिससे हम रेस्पिरेशन के लिए हम हिंदी में शायद आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे हम सांस अंदर करते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। या ट्रांसपोर्ट करता है, या मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसकी मदद से बाहर छोड़ते हैं। देखिए, ये फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन होती है वो हम ब्लड से लेते हैं और लंग्स के थ्रू पहुंचाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनके थ्रू बाहर करते हैं शरीर के। एक्सक्रीशन, द सेल eliminated waste product resolution from the catabolism into initial fluid। These products are carried by blood for the elimination through lungs and kidney, which are major organs। ठीक है, जो सेल होती है हमारी, मतलब एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें सेल के जो वेस्टेज पार्ट होता है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, नाउ हम अपना लास्ट पेज डिस्कस करते हैं। लास्ट पेज डिस्कस करने के लिए मैं आपको लास्ट पेज लगा देता हूँ। लास्ट पेज डिस्कस करने के लिए मैं irritability and conductivity। The cell is active by means of these two functions। The cell respond any stimulating
like physical, chemical, thermal, electrical and mechanical by contracting or the impulse conduct as the occurs in nervous cell। जो हमारी सेल होती है वो एक्टिव मीन्स में टू फंक्शन डिस्कस करते हैं हम इसमें। द सेल रिस्पॉन्ड एनी स्टिमुलस लाइक फिजिकल, और जो सेल की जो होती है भौतिक और केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कंट्रैक्शन इम्पल्स कंडीशन ऑकर्स नर्वस सेल मतलब इन नर्व सेल से क्रिया करती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं हम इसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको कई टीचर स्किप कर देते हैं या बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है कि अच्छा बायोलॉजी का टीचर वो नहीं होता जो अपनी इज्जत को ध्यान में रख कर पढ़ाए। अच्छा बायोलॉजी जबकि अच्छा बायोलॉजी का टीचर वही होता है जो अपनी इज्जत को क्लास के बाहर टांग कर आए और बायोलॉजी को टीच करे देन। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन या इसे रिप्रोडक्शन या हिंदी में इसे हम प्रजनन भी कहते हैं। आफ्टर ग्रोइंग to optimum size of cell divided into together cell reproduction of cell occurs two process meiosis and mitosis and meiosis। Mitosis occur replacing burn out cell replace those destroyed by disease। However, meiosis is another kind of cell division occurring in the sex organ, the testes and the ovary। In mitosis, each of the daughter cells have all the 46 chromosomes, but in meiosis, the sex cells or gametes are formed which contain only 23 chromosomes. The male gamete is called spermatozoon and the female gamete in ovum. When fertilization occurs, that is when a spermatozoon fuses with the ovum, a zygote is formed which develop into new individual. The sex of an individual depend upon the nature of the sex chromosome. The person possesses in the 23 pairs of chromosomes, 46 chromosome, 22 pairs sex called autosome, and the last pair two chromosome called sex chromosome. Female process X sex chromosome and male process X bisex chromosome। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है हिंदी में आपको बताते हैं, जो प्रजनन की प्रोसेस होती है वो सेल में पाई जाती है, जिससे कोई भी इंसान या कोई भी बॉडी या कोई भी ऊतक या कोई भी सेल प्रजनन करती है, जिससे नई सेल या नई कोशिका या नए ह्यूमन का निर्माण होता है। ठीक है, या नए एनिमल का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होती है ऑकर रिप्लेसिंग वर्म सेल। जो माइटोसिस होती है वो किसी सेल की रिप्लेस करने पर बनती है, मतलब किसी सेल का रिप्लेस करने पर अपनी ग्रोथ करती है, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। और यह डिस्ट्रॉय कर देती है किसी सेल को और नई सेल बनाती है, मतलब किसी भी सेल को नई नष्ट करके नई सेल बनाती है। हाउएवर Meiosis is another kind of cell division। यह सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभेदन या कोशिका विभेदन पर ही निर्माण होती है। ठीक है, occurs in दो सेक्स ऑर्गन। इसमें दो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट मेल में जो हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल में हम इसे ओवरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, मतलब मानव में पुरुष और मादा। ठीक है, हिंदी में पुरुष मेल को पुरुष और मादा स्त्रीलिंग। ठीक है, अपनी जो माता पिता होते हैं, ठीक है, तो उनमें टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम शायद शुक्राशय और अंडाशय ऐसा कुछ कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है,
तो टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। इन माइटोसिस ईच ऑफ द डॉटर सेल फॉर्म्ड ऑल हैव 46 क्रोमोसोम। देखो माइटोसिस की प्रोसेस में दो डॉटर सेल, ईच ऑफ द डॉटर सेल, माइटोसिस की प्रोसेस में एक पुत्री कोशिका होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बट मियोसिस द सेक्स गैमेट इज कॉल्ड सेप्रोमेटोजोन। जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वह सेपरेट माइटोसिस फीमेल गैमीट्स इस ओवम, इसमें फीमेल गैमीट ही सिर्फ पाया जाता है जिसको हम ओवम के नाम से जानते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर्स दैट इज व्हेन स्पर्मेटोजोन एंड विथ द ओवम, इसे स्पर्मेटोजोन या ओवम के नाम से भी जानते हैं। यह फॉर्मेशन करता है जायगोट का विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है, न्यू पर्सन का निर्माण होता है, न्यू कोशिका का निर्माण होता है। द सेक्स इन इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन द नेचर। जो सेक्स होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है, किसी भी इंडिविजुअल के नेचर पे डिपेंड करता है। और सेक्स क्रोमोसोम द पर्सन प्रोसेस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 के पेयर में किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसे हम 46 क्रोमोसोम भी कहते हैं। 22 पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम। जो 22 पेयर होते हैं मतलब 22 पेयर जो होते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं। और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो सेक्स में मददगार होते हैं किसी भी नए जीव की उत्पत्ति में या किसी भी नए जीव को रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो कि फीमेल में एक्स एक्स के नाम से जाने जाते हैं, फीमेल में एक्स एक्स के नाम से जाने जाते हैं क्रोमोसोम, एंड मेल्स में एक्स वाई के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम डिटेल में भी आगे अध्ययन करेंगे और इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता भी देता हूँ। देन हम आगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इसको अध्ययन बहुत अच्छी डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। तो फीमेल जो एक्स एक्स होती है एंड एक्स वाई की जो प्रोसेस होती है, मतलब फीमेल और मेल में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम मदद करते हैं। एक्स अगर एक एक्स फीमेल का एक्स क्रोमोसोम एक्स मेल के एक्स क्रोमोसोम से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो एक लड़की का जन्म होता है, ठीक है। अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से रिप्रोडक्शन करता है तो लड़की का जन्म होता है, जबकि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम किसी पुरुष के बाय क्रोमोसोम से रिप्रोडक्शन करता है तो एक लड़के का जन्म होता है। किसी भी हमारे समाज में मानव अगर लड़की का जन्म होता है तो हमारा समाज किसी भी औरत को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि ऐसा विज्ञान की भाषा हमेशा इनकार करती है कि लड़की कभी किसी लड़की के जन्म के लिए जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है। ये सब भगवान की देन होती है, लेकिन विज्ञान की भाषा के तहत एक्स एक्स क्रोमोसोम जो लड़की में पाया जाता है, यानी कि कोई भी फीमेल हमेशा एक्स मतलब 2 एक्स उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो कोई भी एक्स उठा लिया जाए तब भी फीमेल एक्स क्रोमोसोम ही प्रोवाइड करेगी। जबकि जो लड़का होता है एक्स और वाई, अगर लड़का एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर लड़का वाई क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है तो लड़की का जन्म ही होता है। अगर लड़का बाय क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर लड़का एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है तो लड़की का जन्म होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लड़का ही माना जाता है, मतलब किसी भी लड़की या लड़के के जन्म के लिए उसका पिता
जिम्मेदार तो नहीं कह सकते हैं, सर्वोपरि उसमें भागीदार माना जाता है, जबकि जो फीमेल होती है वो तो सिर्फ एक्स एक्स ही प्रोवाइड करती है, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम ही प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए ये समान होता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। ठीक है, यह पार्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये पार्ट। ठीक है, अगर अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाला पार्ट्स इस चैप्टर्स के और जो भी आगे टॉपिक में डिस्कस करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस अगर आपको समझ आता है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या मदद मिली। और अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, किसी भी वीडियो में डाउट्स आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और लास्ट गुजारिश यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि आपके भविष्य निर्माण में ये वीडियो कार्यरत है और आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप जितना से जितना लाइक करेंगे, जितने से जितने सब्सक्रिप्शन इसमें बढ़ाएंगे इस चैनल पर, मैं उतना से उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो नाउ हम ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।